नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 15 मई और 15 मई के हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है वो है चक्रवात मोचा या मोका। फिर है गहरा समुद्र अभियान, मीथेन और जलवायु परिवर्तन के ऊपर क्या चीजें हैं। फिर है ईपीएफओ, एग्जाम भी आ रहा है ना इसका। फिर है भारतीय की अंतरिक्ष नीति और फिर है कार्बन का बाजार। तो सबसे पहला है साइक्लोन मोका। अभी क्या हुआ है, क्योंकि अभी जो साइक्लोन मोका है ये काफी गंभीर होता जा रहा है, तो इसकी वजह से जो हजारों बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ये भारत के मौसम विभाग आईएमडी, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि ये बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा सकता है। क्योंकि आपको पता है बांग्लादेश में सुंदरबन डेल्टा बनता है और उस जगह पे करीब 160 मिलियन के करीब जो है वहां पे लोग भी रहते हैं। और साथ ही साथ ये पहला साइक्लोन है जो कि इंडियन ओशन में इस साल का बना है, 2023 का। तो ये बहुत ज्यादा उम्मीद है कि काफी ज्यादा ये इफेक्ट करेगा। और ये बे ऑफ बंगाल के रीजन में डेवलप हुआ है। ये नाम मोका जो है ये कहाँ से आया है, ये रेड सी के पोर्ट यमन ने दिया है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार जो है कॉफी दी गई थी। आपने सबने सुना है ना, मोका एक कॉफी का भी वेराइटी होता है। तो कॉफी की वेराइटी के ऊपर ही ये नाम जो है वो यमन का दिया गया है। राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट साइक्लोन जो है वो इक्वेटर के पास हर साल कोई ना कोई साइक्लोन जो है वो यहाँ पे बनता ही रहता है। और उसके अलावा जो भी गर्म आर्द्र हवा यहाँ पर निकलती है, उसके लिए साइक्लोन जो है यहाँ पर वो डेवलप होता है, वो लो प्रेशर क्रिएट करता है। जब भी लो प्रेशर क्रिएट करता है तो हवा हमेशा हाई से लो की तरफ जाती है। ये चीज याद रखिएगा, हाई से लो की तरफ हमेशा जो है जो विंड होती है वो ट्रैवल करती है। और इसी वजह से जब विंड ट्रैवल करती है तो जो भी एयर होती है वो ऊपर की तरफ आने लग जाती है, क्लाउड्स बनाती है। क्लाउड्स जो है वो पूरा हवा के साथ घूमना शुरू हो जाते हैं, ओशन की हीट के साथ साथ रोटेट करते हैं। उसके बाद से ये चीज होती जाती है। तो जितना भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं कभी कभी तो बहुत ज्यादा काम बनते हैं और लो प्रेशर पे बनते हैं जिनकी स्पीड 120 तक जाती है, पर कभी कभी इनकी स्पीड ज्यादा भी हो सकती है। ये ओशंस और सीज कहीं पर भी बन सकते हैं। और इनके नाम जो है ना वो डिसाइड किए जाते हैं वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर पूरे नाम जो है ना वो 8 मेंबर्स यहाँ पर मिलकर के ज्वाइन करते हैं इंडियन ओशन में आने वाले। बाकी जगह की अटलांटिक में आएगा तो अटलांटिक ओशन की जो ऑर्गेनाइजेशन जो बॉर्डर टच करती है वो देखेंगे। इंडियन ओशन में जो इंडियन ओशन वाला रीजन है पूरा, वहां के इसमें पूरा देखते हैं। ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये सारे नाम जो है ना वो देखे जाते हैं और जो जो यहाँ पर उस तरीके के रीजन में आता है वो यहाँ पर नाम देने के लिए लायबल होते हैं। ठीक है भाई, ये देख लीजिए आप। अभी तक ये साइक्लोन्स जो है वो आए हैं और उनके नाम इस तरीके से दे दिए गए हैं, जैसे बांग्लादेश है। ठीक है। तो बांग्लादेश ने अभी तक निसाग्र, अर्नब, ये सब लिस्ट अपनी दी हुई है। इंडिया ने गति दिया था, तेज दिया था। ठीक है, गति हम दे चुके हैं, बाकी अभी इनमें से कोई हमने नाम दिया नहीं है। ठीक है, ये नई लिस्ट आई है ना। ईरान ने यहाँ पर निवार दिया हुआ है, अभी बाकी का भी यहाँ दिया नहीं है। यमन ने अभी मौका दिया हुआ है, ये आ गया तो यहाँ पर दिया गया। सितरंग भी आ चुका है, आपको सुना होगा। गुलाब भी आ चुका है, यास भी आ चुका है, ताउते भी आ चुका है। ये सब नाम अभी तक दिए जा चुके हैं। ये वो लिस्ट है, अब जैसे ये होता है ही आगे नेक्स्ट लिस्ट पे जाएगा। ऐसे करते करते ये नाम आगे बढ़ते जाए। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट चलती है।
ठीक है, और जैसे जैसे करता होता जाएगा, नई लिस्ट आ गई है, उसके हिसाब से नाम यहाँ पे दे दिए जाते हैं। ये है आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर का पूरा एक पार्ट। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। मेंस के लिए भी ये टॉपिक कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, किस रीजन में बना हुआ है, कहाँ पे इसके ये नाम डेवलप होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ना आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड टॉपिक पे आते हैं, वो है डीप ओशन मिशन, गहरा समुद्र का अभियान। अभी जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने यहाँ पर डीप ओशन मिशन के लिए एक मिशन की कमेटी बनाई है। देखो, मिशन का नाम क्या है, मिशन की कमेटी का नाम क्या है, मिशन स्टीयरिंग कमेटी। ये जो है, ये क्या करेगी, ये ओशन में समुद्र के अंदर जाके वहां पर कौन सा कोबाल्ट, निकल, तांबा, मैग्नीज, हर एक चीज के ऊपर कैसे उन खनिजों की खोज की जाएगी, हर चीज चेक करेगी। इसे कहते हैं एक्सप्लोर करना। तो ये एक्सप्लोरेशन के लिए किया जाएगा, और इसके लिए बहुत सारी टाइप की जो मल्टीपर्पस वेसल्स होते हैं। मल्टीपर्पस वेसल्स का मतलब क्या होता है, बहुउद्देशीय पोत, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर यहाँ पे चेक किया जाएगा कि हमें किस चीज की जरूरत है, किस क्या चीज यहाँ पे चाहिए, हर एक चीज यहाँ पे चेक की जाएगी। इसे कहते हैं डीप ओशन मिशन, समुद्र में गहराई में जाना। और फिर जाके उस मिशन पे पूरा ये देखना कि भाई ये मिशन हमारे लिए मतलब पूरा होता है ना, जैसे डीप में जैसे पढ़ाई करते हैं ना डीप में हम लोग, भाई डीप में किसी टॉपिक पे पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि हमें इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है। ऐसे ही ओशन में भी और ज्यादा जानकारी लेनी है, और ज्यादा चीजें देखनी है, ताकि हम लोगों के जो बहुत सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, हम लोगों ने ब्लू इकोनॉमी प्रमोट किया, इंडिया ने एक सागर इनिशिएटिव, जब सीशेल्स गए थे मोदी जी, उन्होंने तब स्टार्ट किया सागर इनिशिएटिव को। तो ये सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए जाएंगे ताकि हम ये जान सके कि इंडियन ओशन में यहाँ पर और क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो अभी तक हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। ज्यादा बेटर तरीके से जानने के लिए ये चीज की जा रही है। समझ गए सब लोग बात को। ब्लू इकोनॉमी और सागर इनिशिएटिव सबको पता होगा। जिसको पता है एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे सागर की फुल फॉर्म बताइए। सागर की भी फुल फॉर्म है, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे, इसका उद्देश्य गहरे महासागरों को पूरा चेक करना। ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इस पूरे को देखेगी। और ये जो है इसकी पूरी जो पूरा चल रहा है 2021 से 26 तक, इसका पूरा जो लागत है, पैसा है, वो 4077 करोड़ रुपए के करीब हो सकती है। ठीक है, आराम मतलब इतना माना गया है। काफी ज्यादा कॉस्ट है इसकी भी अच्छी खासी। और इसके अंदर 6 चीजें की जाएंगी। क्या क्या 6 चीजें होंगी, खनन करना, जलवायु परिवर्तन के ऊपर चेक करना, नई नई टेक्नोलॉजी को देखना, महासागर का सर्वेक्षण करना, ऊर्जा और अलवणीय जल का निष्कर्ष, जीव विज्ञान के लिए समुद्री स्टेशन बना। ठीक है, अभी तक समुद्री स्टेशन वैसे यहाँ पे बनाए नहीं गए हैं। हाँ, एडवांस लेवल के तो अभी तक नहीं आए हैं यहाँ पर, तो भाई स्टेशन भी बना दो। रिसर्च स्टेशन होते हैं ना, जैसे अपने इंडिया का एंटार्क्टिक में भी है और आर्कटिक में भी है। एंटार्क्टिक में क्या नाम है, दक्षिण गंगोत्री था, अब वो हट चुका है, अभी भारती और मैत्री है। आर्कटिक में कौन सा है, हिमाद्री है। ठीक है, ऐसे ही ब्लू इकोनॉमी क्या होती है, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप हर एक चीज में समुद्र के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। समुद्र के संसाधनों का इस प्रकार से आप उपयोग कर रहे हैं कि आप उससे फिर अपनी जो इकोनॉमी है ना, उसको आगे बढ़ाएंगे। जैसे पोर्ट की सेवाएं हो गई, या वहां से मिलने वाले जो खनिज होते हैं उसका इस्तेमाल करना, तो ये बहुत ज्यादा हमें बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि इंडिया जो है वो 7516.6 किलोमीटर की यहाँ पर क्या शेयर करता है, कोस्ट लाइन भी शेयर करता है। प्लस हमारे पास में इंडियन ओशन भी है, तो हमारे पास बहुत सारे चांसेस हैं एक्सप्लोर करने के। राइट, अब ये क्वेश्चन ना मेंस के एग्जाम में बन सकता है कि ब्लू इकोनॉमी जो है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये क्वेश्चन आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपका यूपीपीसीएस का प्री क्लियर क्लियर हो गया है, तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, या आपको पता है कि मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। और मेंस की तैयारी में आप ये टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर। राइट, ब्लू इकोनॉमी में हमारा इंडिया के पास करीब करीब 199 से ज्यादा पोर्ट है, 12 मेजर पोर्ट है।
ठीक है। और 13th अभी कंस्ट्रक्शन में है, वडावन पोर्ट महाराष्ट्र का। तो अभी यहाँ पर हमारे पास 12 मेजर है और 199 से ज्यादा पोर्ट है, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट्स जो है वो इसको हैंडल करती है। ठीक है भाई, तो ये है आपका डीप ओशन मिशन। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा एक डीप ओशन मिशन के ऊपर कभी भी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए मेंस में ही, व्हाट इज डीप ओशन मिशन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, तो ये आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें 6 कंपोनेंट्स है, इसको आप पूरा एक फ्लो चार्ट बना करके ऐसे बना के लिख लो, या इसको ऐसे से करके बना के लिख देना। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आंसर राइटिंग भी थोड़ा सा इसमें बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप चाहते हैं कि इस तरीके की मैं आपको बताऊं कि एक एक क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करते हैं। ठीक है। तो आप ये 6 ऐसे बना करके ऐसे लिखना शुरू कीजिए, और डिफरेंट डिफरेंट पेन्स का भी यूज करना सीखिए, और आंसर को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है मीथेन और क्लाइमेट चेंज। अब यहाँ पर COP27 हो चुका है, 28 के ऊपर जो यहाँ पर बात होगी उसमें यही किया जाएगा कि हम लोग 2030 तक मीथेन के एमिशंस को कैसे कम करेंगे। मीथेन, जैसे कि आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो ग्लोबल वार्मिंग होती है उसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर कौन है, वो है मीथेन। मीथेन में जो जो एक, अगर हम मीथेन को यहाँ पर मिटिगेट करने में, मतलब उसको रोकने में अगर एक प्रभावी बन जाते हैं, तो हमारे बहुत ज्यादा फायदा होगा अगर हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात करते हैं तो। और मीथेन जो है ना, वो कार्बन की तुलना में 84 गुना अधिक शक्तिशाली है। लेकिन अगर ये पहले ही विघटित होने से पूर्व इसकी उपस्थिति वातावरण में दीर्घकालिक तक नहीं रह पाती, अगर ये ब्रेक डाउन हो जाती है, तो इसकी वजह से ये, अभी हम इसको टारगेट नहीं करें, लेकिन हाँ इस पर हम काम करेंगे कि हम इसको स्टॉप करेंगे। मीथेन आता कैसे है? मीथेन जो है वो 3 स्रोत इसके काफी ज्यादा देखे गए हैं। वो है एक तो जीवाश्म ईंधन, जिसे हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। जब हम ऑयल को निकालते हैं, गैस को निकालते हैं, तब वहां से 23% मीथेन आ जाते हैं। जब कोयला की खदान में से कोयला खदान किया जाता है, तब 12% मीथेन वहां से आ जाता है। उसके अलावा जितना भी यहाँ पर अपशिष्ट होते हैं, वेस्ट पदार्थ होते हैं, वहां से निकल के आता है, और बाकी बचा हुआ एग्रीकल्चर से आ जाता है। कभी राइस के समय हो जाता है, कभी जो भी हमारे, जो भी जुगाली करने वाले एनिमल्स ना, रूमिनेंट्स कहते हैं जिनको, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, इनके पाचन तंत्र में भी होता है। उस समय ये गैस इन जानवरों के पेट में, पेट फूलने से, और जब वो बर्प करते हैं ना, तब वहां पर ये चीज जो है वो खाद के माध्यम से निकलती है। तो इस तरीके से अगर इसको हम करते हैं, तो हमारा जो आगे आने वाले समय में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो रिड्यूस होता जाएगा। और आपको पता है कि भारत में सबसे ज्यादा जो है मवेशियों की आबादी है, चावल भी बहुत ज्यादा यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर मीथेन का जो कंट्रीब्यूशन है ना ग्रीन हाउस गैस में, वो करीब 20% से अराउंड पड़ जाता है। तो ग्लोबल लेवल पे से काफी इनिशिएटिव्स हुए हैं, जैसे कि ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव, जिसमें क्या किया गया, स्वच्छ ऊर्जा के यहाँ पर उपयोग में कोशिश की गई, जिसमें मीथेन कम से कम प्रोड्यूस हो। तो ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव हो गया। यूरोपियन यूनियन ने तो बहुत सारी चीजें कर ली, कार्बन के ऊपर टैक्स भी लगाना शुरू कर दिया है, काफी नई नई चीजें यूरोपियन यूनियन यहाँ पे संभालने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा यूरोपियन यूनियन मीथेन की स्ट्रैटेजी, ग्रीन हाउस गैस का प्रोग्राम, क्लीन एनर्जी एजेंडा, ये काफी सारी चीजें की हैं वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। इंडिया और यूएस का क्लीन एजेंडा की टारगेट आपको पता होना चाहिए, 2030 तक का रखा गया है। मान लीजिए क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पे कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट है हमारा वही ईपीएफओ। ईपीएफओ का वैसे देखो अभी एग्जाम भी आ रहा है, और मैं आपको बता दूं कि ईपीएफओ होता क्या है और इन्होंने भी क्या जारी किया है। इन्होंने ये बोला है कि अभी नए जो ड्यूज है ना, जो भी यहाँ पर पीएफ की पेंशन लेना चाहते हैं, उनके नए ड्यूज के लिए इन्होंने एक अपना सर्कुलर निकाला। तो बेसिक बात मेरा यहाँ पर ये था इस टॉपिक को लेके आने का, कि मैं आपको यहाँ पर ईपीएफओ के बारे में बता दूं। ईपीएफओ 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था, और उसके बाद ईपीएफओ जो है यहाँ पर क्या देखती है, पीएफ, प्रोविडेंट फंड्स जो होते हैं, वो पूरा यहाँ पर लेकर के आती है, भविष्य निधि को सबके सामने लेके आती है। ठीक है भाई। अब
ये बना दिया गया है। और पूरा प्रोविडेंट फंड जिसमें सारा का सारा जितना भी ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, वो सेक्टर जिसका डेटा सरकार के पास भी है, टैक्सेस भी पे करते हैं, या उनका लिस्ट जो है वो तैयार है, तो उसे कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर। इस पूरे बोर्ड में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसके कार्यालय देश भर में 138 स्थानों पर ज्यादा बने हुए हैं। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी ईपीएफओ की तैयारी कर रहा है, तो बहुत जरूरी है कि वो स्टूडेंट जो इंडस्ट्रियल लेबर लॉस और थोड़ा सा अकाउंट्स के बारे में जरूर पढ़ के जाए। इंडस्ट्रियल लेबर लॉस हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएंगे। तो उस पूरे के पूरे टॉपिक को, लेबर के सारे लॉस को, कौन कौन से एक्ट कब आया, ईयर, और उस एक्ट में क्या खास बात कौन से एज के लिए की गई है, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। ईपीएफओ जो है एक तरीके का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी देखती है, लेकिन सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हुए आपको सामाजिक सुरक्षा देती है, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए आपका पीएफ वहां पे इकट्ठा होता है। और आज के समय में यहाँ पर 24.77 करोड़ के अकाउंट जो है, इतने लोगों के अकाउंट यहाँ पर वो हैंडल कर रहे हैं। राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडिया की स्पेस पॉलिसी के ऊपर। अभी रिसेंटली इंडिया की स्पेस पॉलिसी अप्रैल 2023 में आई है। और क्या है उस स्पेस पॉलिसी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको हम देख लेते हैं। स्पेस पॉलिसी, जैसे कि आप अभी जानते हैं कि अभी तक तो हमारे सारे काम इसरो संभाल रही है, लेकिन जैसे कि आपने जरूर ये सुना होगा, अगर आप अभी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आप अभी रिसेंटली करंट अफेयर फॉलो करते हो, तो आपने जरूर जो है ये न्यूज सुनी ही होगी कि अभी इसरो जो है उसके साथ मिलकर के प्राइवेट जो है पार्टनर्स, उन्होंने भी इसको स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि हैदराबाद में दो इंजीनियर्स की एक स्टोरी है, जिसे कहते हैं स्काई रूट टेक्नोलॉजी। ये उनकी कंपनी है स्काई रूट टेक्नोलॉजी, जो कि यहाँ पर स्काई रूट टेक्नोलॉजी ने विक्रम एस के नाम से एक मिसाइल को लॉन्च किया। हालांकि वो मिसाइल सफल नहीं हुई, लेकिन अब हमारी स्काई की या फिर स्पेस पॉलिसी में क्या हो रहा है, बदलाव आ रहा है। अब हम इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करना चाहती हैं, ताकि सिर्फ हर चीज का कंट्रोल इसरो के पास ना रहे, प्राइवेट सेक्टर के पास ना जाए। समझ रहे? तो ये पूरी अवसंरचना को और ज्यादा सक्षम बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, निजी क्षेत्रों को भी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में इंक्लूड किया गया है। ठीक है। भारत के सामाजिक आर्थिक विकास को इम्प्रूव किया गया है। और साथ ही साथ और क्या है यहाँ पर, देखेंगे निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी हो, उनके दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया जाए, अंतरिक्ष और जमीन आधारित संपत्ति का निर्माण किया जाए। मतलब हर प्रकार से हमारी ये कोशिश है कि हम लोग अपनी स्पेस की पॉलिसी में अब चेंजेस लेकर के जरूर आए। इस पॉलिसी में क्या होगा कि इसरो का बजट अभी कितना चलता है, अभी इसरो का बजट 1.6 बिलियन डॉलर है। ठीक है। और भारत के अंतरिक्ष वर्तमान में लगभग 9.6 बिलियन डॉलर से अधिक है। स्पेस इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर हम लोग ब्रॉडबैंड, ओटीटी प्लेटफॉर्म, 5G, इन सब चीजों के ऊपर देखते हैं, और लोगों को आगे आने वाले समय में इस चीज की ऊपर वादे भी किए हुए हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसमें भारतीय अंतरिक्ष उद्योग वर्ष 2030 तक 60 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जिससे प्रत्यक्ष रूप से 2 लाख से अधिक रोजगार यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज होती है ना, सारी ये वाली डेटा की सर्विसेज और ये सारी सर्विसेज यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो वही है इस पूरी पॉलिसी में। लेकिन इस पूरी पॉलिसी में आपको क्या बनाना पड़ेगा, अभी इसके लिए एक, अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड करते हो तो इतना आसान तो है नहीं यहाँ पर। तो अगर आपको चेंजेस लाने हैं तो इसरो नहीं करेगा नहीं चेंज, क्योंकि इसरो तो अपना काम कर रहा है। तो इसरो के अलावा एक बॉडी होनी चाहिए जो कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कि सारा मनी का डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी सारी चीजों को यहाँ पर हैंडल करे। उस बॉडी का नाम हो सकता है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो पूरा ऑथराइज करेगा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, जहाँ पर सरकारी गैर सरकारी दोनों चीजों को यहाँ पे देखा जाएगा। और ये इसरो के अंडर नहीं, स्पेस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसके अंडर आना चाहिए। राइट। तो ये एक फ्रेमवर्क करने के लिए तैयार होनी चाहिए बॉडी, और पूरे क्लियर कट रूल्स होने चाहिए। और उस हिसाब से, क्योंकि अभी तक तो देखो पॉलिसी कितनी अच्छी से आ रही है, इसके अच्छे इंटेंशंस देखने को मिल रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि इसका एक पूरा, कल को कभी मान लीजिए डिस्प्यूट भी हो जाते हैं, विवाद भी हो जाते हैं, तो उन विवाद को भी सुलझाना है। तो उसके लिए ये बॉडी सारा काम कर सकती है।
समझ रहे सब लोग? ये बॉडी उसके लिए सारे तरीके से काम करके एक नई तरीके से पूरा सेटअप यहाँ पे हमारे सामने लेके आ सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन बाजार के ऊपर। कार्बन मार्केट। अभी हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं? कार्बन को रिड्यूस करने की, डीकार्बनाइजेशन करने की। सरकार यहाँ पर यही कोशिश कर रही है कि भाई जितना भी हम सेक्टर इंप्रूव ला रहे हैं, हर एक स्कीम में क्या होगा? एनर्जी को सेव किया जाएगा, है ना? तो आप सोचते होंगे कि मैम हर टॉपिक में ये चीज बता देती है, क्योंकि देखो भाई चल ही यही रहा है ना। हर बार मुझे ये बताना पड़ता है क्योंकि हर टाइम भाई चली यही चीज रही है, मुझे बताना पड़ेगा यहाँ पर आपको ये। ठीक है, अभी नई नई टर्म्स आ जाती है, जैसे अभी कार्बन मार्केट टर्म आ गई। अब कार्बन मार्केट क्या होता है कि भाई कार्बन एमिशंस के ऊपर एक आप प्राइस लगा दोगे, जिसमें आप क्या होगा कि आप कार्बन की जितनी भी चीजें होंगी खरीदना बेचना, उसके ऊपर आप एक सिस्टम तैयार करोगे। आप जितना भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के तहत पूरा कार्बन डाइऑक्साइड आप कितनी भी हटाती हो, ठीक है, आप कितना भी यहाँ पर हटाओगे तो आपको उसके लिए मतलब मान लीजिए उससे जितना उस चीज के लिए यहाँ पे इतनी कार्बन चाहिए होती है, आपने क्या किया? उससे कार्बन हटानी शुरू करी, तो उसके लिए आपको अलग से यहाँ पर प्राइस जो है वो अलग से क्रेडिट दिया जाएगा, उसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। ठीक है ना? तो ये एक पूरा प्रोसेस है कार्बन क्रेडिट के नाम से। कार्बन मार्केट मतलब दोनों टर्म्स इसी के ऊपर बात करती है। ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन पूरा इसके ऊपर चेक कर रहा है। इसमें अलग अलग मार्केट्स तैयार की गई है, जैसे कि सबसे पहले है अनुपालन मार्केट, कंप्लायंस मार्केट, जिसमें सारे ये पॉलिसीज बनाएंगे। कौन से लेवल पर? सबसे पहले नेशनल लेवल पे, रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे एक पॉलिसी को तैयार किया जाएगा। और फिर उसके बाद ये पूरा ये देखेंगे कि कितनी अमाउंट की जरूरत है और कितना यहाँ पर उत्सर्जित हो रहा है। अगर कंपनी अपनी लिमिट से ज्यादा चली जाती, जो कि हमेशा जाती ही है, तो उनको यहाँ पर अलग से एक परमिट खरीदना पड़ेगा, जिन्हें ये बता जिनमें उसमें परमिट होना पड़ेगा। और कभी भी इस तरीके की चीजें होती है तो उनको वहां पर अलाउंसेस एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर पूरे कार्बन का जो प्राइस है वो डिटरमाइन हो जाएगा पहले कि इतना चाहिए। फिर है वॉलंटरली, जिसके अंदर यहाँ पर ऐसे बाजार बनाए जाएंगे जिसमें उत्सर्जक जो भी हैं वो एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या उसके समकक्ष ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए कार्बन क्रेडिट को खरीदेंगे। और इस तरीके के कार्बन क्रेडिट का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। ये एक अलग से वॉलंटरीली मार्केट डेवलप की जाएगी। ठीक है भाई, ऐसे होगा यहाँ पर कार्बन की मार्केट। अगर आपकी लिमिट है इतनी, ठीक है, इसके ऊपर वाली ये लिमिट आपकी जा रही है एक्सेस में, नहीं जा रही है, तो यहाँ पर आप उसको कार्बन मार्केट में पूरा यहाँ पर बताएंगे। अगर आप यहाँ पे रिड्यूस कर रहे हैं आपने, तो वो रिड्यूस वाली यहाँ पे सेल की जाएगी और ये परचेज करेंगे। तो दो कंपनीज है, दोनों अलग अलग कंपनी, दोनों इस तरीके से अपना काम देखेंगे, जिसमें जितना भी अमाउंट में कम ज्यादा जैसा भी किया जाएगा वो पूरा यहाँ पर एक प्लान प्रिपेयर करके तैयारी यहाँ पर की जाएगी। तो उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर पूरा याद, मतलब पूरा एक तरीके से याद रखिएगा, कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट न्यूज में एक्चुअली काफी ज्यादा रहता है ना, अभी कार्बन वगैरह की टॉपिक्स बहुत न्यूज में होते हैं। तो इसमें ना अब मुझे ऐसा लगता है कि देर इज अ हाई चांस कि मेंस में इस पे क्वेश्चन आएगा। मेंस पे आपसे किसी भी टॉपिक को पूछे कि भाई कितना है, कितना अमाउंट है, कैसा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है भाई? हाँ भाई, अब ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। आर्टिकल 239 ए जो है ये हमारे दिल्ली के स्पेशल स्टेटस की बात करता है। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली का केस जा रहा था सीएम और एलजी के रूप में। अभी पहले एलजी थे दिल्ली के, वो थे अनिल बेजल। उन्होंने जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही थी उनकी, उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। और अभी हमारे एलजी आ गए विनय सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना। और अभी सीएम आप जानते हैं दिल्ली के कौन है? अरविंद केजरीवाल। तो अभी यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो सुप्रीम कोर्ट में पावर के ऊपर केस किया हुआ था कि भाई जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लियर कीजिए, फेडरलिज्म को क्लियर कीजिए यहाँ पर। तो उस केस में यहाँ पर अभी जो रिजल्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो आपसे पूछा, मैं आपको बता देती हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कुछ इस प्रकार का वर्डिक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर कि दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर हर एक चीज की पावर रहेगी। दिल्ली गवर्नमेंट के पास सारी की सारी सर्विसेज, सब चीजों की यहाँ पर पावर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी पावर दिल्ली गवर्नमेंट अपने पास रख सकती है, उन्हीं के फेवर में एक्चुअली में रिजल्ट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन
3 टॉपिक को छोड़ के जो आपके सामने लिखे हो, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, इन 3 टॉपिक जो हैं वो अभी भी एलजी के हाथ में, या फिर आप यूं कह लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेंगे। बाकी सारे टॉपिक्स का डिवीजन हो जाएंगे, वो सीएम के हाथ में है। ठीक है, तो ये अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में, एंट्री के बारे में। ठीक है, तो ये यही प्रॉब्लम यही आ रही थी कि भाई जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो डैनिप्स होते हैं और डेन आईसीएस होते हैं, इनकी पावर किसके हाथ में जाएगी। तो यही पूरा बात थी और फाइनली रिजल्ट दिया गया है, फेवर में दिया है। 239 ए आर्टिकल याद रखिएगा। 239 ए कब आया है हमारा, 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है भाई, तो यूटी का तो सिस्टम ऐसा ही चलता है ना। अब यहाँ पर ये एंट्रीज जो लिखी है, एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 18, तीनों यहाँ पे सही लिखी हुई है। आंसर बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, आप इसको पूरे को नोट कर सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर एकदम करेक्ट सारी बातें लिखी गई है। ठीक है भाई, तो ये था आपका एक आर्टिकल, आर्टिकल 239 ए के ऊपर, जिसमें सारी तीनों स्टेटमेंट्स ठीक लिखी हुई है। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया अभी उसी के ऊपर पूरा आर्टिकल है कि भाई कहाँ पे कितना कितना कैसे रहेगा, यही पूरा सिस्टम बताता है यहाँ पर भी। लास्ट है छाम लामा डांस। जैसे कि आपको थोड़ा सा तो आइडिया लग रहा होगा, ये जो छाम लामा करके जो एक डांस है, ये किसके ऊपर बात कर रहा है। ये भाई छाम लामा डांस जो है, ये यहाँ पर जो बुद्धिस्ट फेस्टिवल होते हैं ना, उस समय इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये बुद्धिस्ट जितनी भी मोनेस्ट्रीज बनी है जहाँ पे बुद्धिस्ट की पूरी चलती है, लद्दाख में स्पेशली किया जाता है। ठीक है, जिसमें अलग अलग कॉस्ट्यूम पहन करके डांस परफॉर्म करते हैं। बुद्धिस्ट बेसिकली अपना एक बुद्धिस्ट मॉन्क ये पूरा अच्छे से परफॉर्म करते हैं। और कई जगह हिमाचल प्रदेश में भी किया जाता है। ठीक है, और इसकी थीम यही रहती है कि भाई बुराई पर अच्छाई की जीत। ठीक है भाई, तो शाम एक नृत्य होता है, तिब्बती बौद्ध धर्म जो है वो पूरा यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। अपने जितने भी उनके वाद्य यंत्र होते हैं ना, इंस्ट्रूमेंट्स, उनके साथ मिलकर के भिक्षुओं द्वारा संगीत यहाँ पे बजाया जाता है। और बताते हैं कि भाई जितने हम किस प्रकार की चीजों को अपना आयोजित कर सकते हैं। और इसमें काफी ज्यादा आप कह लो कि संतुष्टि मिलती है। वेशभूषा बहुत अलग तरीके से पहनी जाती है। लहासा है ना जो तिब्बत की कैपिटल, वहां से शुरू हुआ था ये डांस। और फिर ये डांस आगे चलता गए। ये लेकर के कौन आए थे बुद्धिज्म को, जो तिब्बत लेकर के गए थे तांत्रिक बुद्धिज्म को, वो है पद्म संभव। पद्म संभव भी एक आपने जरूर नाम सुना होगा, 8वीं शताब्दी में आए थे। उन्होंने यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस कराया था। इसे कहते हैं हम शाम डांस। ठीक है, जो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ये आपके प्रीलिम्स के लिए या जो आपका पेपर 1 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो बाकी आर्टिकल्स में आप लोगों को करवा रही हूँ ना, जैसे मैंने आपको अभी ये आर्टिकल्स करवाए ये सारे, तो जो मैंने आपको ये आर्टिकल्स करवाए हैं ना, ये सारे आर्टिकल्स आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इनको आपको मेंस के लिए ज्यादा अपने मतलब दिमाग में रखना है कि भाई मुझे ऐसे टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं। मेंस में इनसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ना उसको किसी भी हालत में नहीं है। समझ रहे हैं सभी लोग। तो अपने इन टॉपिक्स को जितना ज्यादा हो सके यहाँ पर कंप्लीट करते रहिए साथ साथ। एंड कोशिश कीजिएगा कि इन टॉपिक्स को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, लीव ना करें। और अब से अब अपनी डेली रूटीन बना लीजिए कि आपने आधा घंटा यहाँ पे देना ही है। ठीक है, ज्यादा बड़े लेक्चर्स नहीं होते, ½ एन आवर होते हैं। और आप अपने मेंस की तैयारी के लिए एक बार ½ एन आवर यहाँ पर जरूर यहाँ पे दे सकते हैं। राइट एवरीवन, आधा घंटा तो मुश्किल नहीं है ना सबके लिए देना। तो आधा घंटा आप यहाँ पे जरूर निकालिए और अपना प्रॉपर तरीके से यहाँ पे अपनी ये लेक्चर्स को कंप्लीट कीजिए। डेली वाले लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि डेली वाले लेक्चर हमारे लिए हमें डेली की न्यूज को इन्फॉर्म करवाते हैं कि भाई अच्छा ये चीज यहाँ पे हो रही है, ये चीज ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि भाई जैसे कि अब यूपीपीसीएस खत्म हो चुका है,
प्रीलिम्स हो गया है, आपको पूरा भरोसा है कि आपका निकल जाएगा एग्जाम, आपको लगता है कि भैया मैं अच्छे से पढ़ चुका हूँ, मेरा एग्जाम निकलने का पूरे पूरे चांसेस बन गए हैं, तो मेरा सबसे एक यही एक कहना है कि आप सभी लोग यहाँ पर बहुत तरीके से अपना स्टार्टिंग से तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, मेंस के लिए आप लोग जो भी हमारे बैचेस चल रहे हैं उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप फ्री इनिशिएटिव्स हमारे बहुत हैं, उन फ्री इनिशिएटिव्स की हेल्प से भी आप यहाँ पर बहुत इजीली अपनी तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं ना सभी लोग, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को भी। कोशिश कीजिए यहाँ पर पूरा अपने अच्छा से पढ़ने की। बाकी जितने भी जो भी क्वेरी है आपकी कि भाई ये टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैम, या इस टॉपिक पे पढ़ना है, या ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जो भी पॉसिबल होगा वो वीडियो आपको जरूर अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा करके बताइए। अब तो थोड़ा सा टेंशन रिलीज हो गया होगा सब लोगों का, यहाँ पर एग्जाम अभी निकल गया, सबका टेंशन खत्म हुआ होगा, तो अब मेंस की तैयारी में लग जाइए सब लोग। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।